to share a screen with you. तो ये बच्चे आपकी विजुअल कोड या वीएस कोड आईडीई की स्क्रीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं, जब हम उनकी अवेलेबिलिटी एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर करा देते हैं, दैट्स कॉल्ड आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसी में आपका एडिटर भी है, कंपाइलर भी है, या जो भी ट्रांसलेटर आप यूज़ करती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी अवेलेबल है। आपका फाइल मैनेजर भी है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, राइट, एक्सटेंशन मैनेजर है, आपका डिबग कंसोल भी है, टर्मिनल भी यहीं पर है। ठीक है, आपका आउटपुट जिस कंसोल पे आता है वो भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही अवेलेबल है। And it can support a variety of languages, variety of files with different extensions, and can manage all of them. That is why it's called IDE, Integrated Development Environment. तो क्लियर है बच्चे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है? प्रोग्रामिंग में तो आप यही करते हो ना, कोडिंग, टेक्स्ट एडिटर पे कोडिंग करते हो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हो, उसको डिबग करने की कोशिश करते हो, उसकी आउटपुट देखते हो, उसको मैनेज करते हो, फाइल्स को फोल्डर बना के। तो यही काम करते हो ना प्रोग्रामिंग में। ये सारे के सारे काम आपके एक ही सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं, जिसको आप अंडर द हेड ऑफ वन सॉफ्टवेयर मैनेज कर सकते हो। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, IDE, एंड विजुअल स्टूडियो कोड इज वन ऑफ योर IDE। विजुअल स्टूडियो में बहुत सी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सपोर्ट होती हैं। VB है, C है, C++ है, .NET है, या आप मैनेज कर सकते हो इसमें। पाइथन मैनेज हो जाती है इसमें। ठीक है, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे रिएक्ट को आप इसमें सपोर्ट करा सकते हो, एंगुलर, व्यू, ये भी आपकी विजुअल स्टूडियो कोड मैनेज कर सकता है। इनके रिलेटेड प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर सकता है। सो इज दैट ओके? IDE की ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये टॉप में आपको एक बार नज़र आ रही है, मेन्यू बार, टाइटल बार बोलते हैं जिसको, दोनों मतलब मिक्स की हुई हैं। मेन्यू भी यहीं पे है, टाइटल भी यहीं पे है। इसमें आपके बहुत सारे मेन्यू है। फाइल, जैसे आपके नॉर्मल कुछ फाइल्स, न्यू फाइल बनानी है, न्यू विंडो बनानी है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई फोल्डर ओपन करना है। वर्क स्पेस क्या होती है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप एक डायरेक्टरी बनाते हो और विजुअल स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट ऐसा खोलते हो जो उस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, मान लो आपका एक फोल्डर बनाया, उसमें आपके 10 प्रोजेक्ट है। अगर आपने एक्सटर्नल फोल्डर खोला इस विजुअल स्टूडियो में, तो वो 10 के 10 प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हो। 10 में से कोई भी प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हो उस मोमेंट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पूरी वर्क स्पेस खोलते हैं, एक ऐसा फोल्डर खोलना जो कि बहुत सारे और फोल्डर्स को इंक्लूड करता है, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब है इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? वर्क स्पेस क्या होती है? बोलो। कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑफ डिफरेंट। डिफरेंट फोल्डर्स इन दैट आर इंक्लूडेड इन वन डायरेक्टरी। तो उस एक डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। उसके बाद ओपन, रिसेंट, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने एंड पे। एडिट का अगेन, कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, फाइंड एंड ऑल।
सिलेक्शन भी इट्स द सेम थिंग। व्यू आपका, ये जो भी व्यू चल रहा है, मतलब क्या क्या चीज़ें दिखाई देनी है, क्या चीज़ नहीं दिखाई देनी है, वो इसमें मैनेज हो रहा है आपका। शॉर्टकट कीज भी साथ में आपको मेंशन की गई है। गो टू नेक्स्ट लाइन, बेस लाइन, नेक्स्ट चेंज, प्रीवियस चेंज, ये वही सारी चीज़ें हैं। रन में आप ऑब्वियसली कुछ रन करना चाहते हो, उससे रिलेटेड कमांड्स हैं, डिबगिंग से रिलेटेड आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है। टर्मिनल इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक टर्मिनल खोलना चाहते हो, जैसे ये यहाँ पर नीचे अवेलेबल है ऑलरेडी एक टर्मिनल, ठीक है, उसको खोलने के लिए आप यहाँ से न्यू टर्मिनल या स्प्लिट टर्मिनल या रन अ टास्क कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑलरेडी एक हमने टर्मिनल यहाँ खोला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका एक साइड मेन्यू दिया हुआ है उसने, ये देखो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कुछ। ये आपका एक्सटेंशन मैनेजर है यहाँ पर, ये आपका रन मैनेजर है, सेम वही कमांड जो यहाँ पर चलती है आपकी। ये आपका फाइल एक्सप्लोरर है। यहाँ पर आपकी वर्क स्पेस जो है वो दिखाई देगी आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रिएक्ट फोल्डर है, एक आउटलाइन फोल्डर है, उसके अंदर आप देख सकते हो ओपन एडिटर्स, कुछ नहीं है इसमें। रिएक्ट में एक आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज़ दोबारा पूछनी हो पूछ सकते हो आप। सर कौन बोलो। कौन सी एक्सटेंशन चाहिए होगी हमें, मुझे डाउनलोड करनी होगी? एक्सटेंशन आपको कोई नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी एक्सटेंशन हियर। ठीक है, तो टर्मिनल पे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, हम बाहर आते हैं। ठीक है, यहाँ से ये प्रोजेक्ट जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओल्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है। जब ये चल रहा होगा आपका सिस्टम थोड़ा सा लोड ज़्यादा लेगा। ठीक है, सो बी पेशेंट विद इट। अगर आपका लैपटॉप या सिस्टम थोड़ा कम कॉन्फ़िगरेशन वाला है या पुराना है, इट विल टेक सम टाइम। सर मीनवाइल आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ बोलो। सर जैसे आपके नीचे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, मेरे में नहीं आता। गो लाइव का ऑप्शन जो आता है, ये आपका, यस सर। इसका मैं फंक्शनैलिटी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होती है। लाइव सर्वर की एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और आपको रिएक्ट में लाइव सर सर्वर मैंने की। जैसे एक्सटेंशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी की हुई है, बट मेरे को फिर भी ऑप्शन नहीं शो होता नीचे। कौन सी एक्सटेंशन आपने की हुई है? सर लाइव सर्वर। ये रिस्पॉन्ड जब करेगा मैं तब आपको दिखाता हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन लाइव सर्वर का यूज़ क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, और इस सब्जेक्ट के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्यों नहीं पड़ेगी वो भी बताता हूँ। रिएक्ट जो लैंग्वेज है ना, इट कीप्स ऑन अपडेटिंग एंड री रेंडरिंग। रेंडरिंग समझते हो ना क्या होती है? ब्राउज़र में हमने पढ़ा था। रेंडरिंग क्या होती है? ड्रॉ करना, कुछ बनाना, यही होता है ना रेंडर का मतलब। ब्राउजर की वाइट यस। स्क्रीन पे कुछ लिखना, बनाना, ड्रॉ करना, दैट्स कॉल्ड रेंडरिंग। और अगर आपका कोई भी चेंज हो रहा है पेज में, तो आपको, हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल में, जो भी चेंज करते थे हम टेक्स्ट एडिटर में, तो दोबारा उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते थे, फाइल को रीलोड करते थे, रिफ्रेश करते थे, है ना? F5 प्रेस यस। करके या रिफ्रेश बटन दबाकर रीलोड करते थे। यस। इसमें आपको रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपने यहाँ चेंज की, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ योर सिस्टम, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका ब्राउजर में ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब रिएक्ट जो है वो कंटिन्यूसली आपके जो वेब पेज को है री रेंडर करती रहती है।
और जो लाइव सर्वर क्या करता है, अब आपका लाइव सर्वर, अगर हम कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मैं पीएचपी का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैंने वहाँ कोई चेंज की, उस चेंज को मेरे को रिफ्लेक्ट करने के लिए मेरे को फाइल को दोबारा, पेज को दोबारा रीलोड करना पड़ेगा। लेकिन लाइव सर्वर क्या करता है, इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग कर सकते हो कि 10 सेकंड बाद पेज को ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दिया करेंगे, या 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर दिया करें। तो गो लाइव क्या करता है, जब आप इसकी सेटिंग ऐसे कर देते हो तो वो ब्राउज़र को बार बार रिफ्रेश करता रहता है। ये हम एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं लाइव सर्वर के थ्रू, लेकिन रिएक्ट में कोडिंग में ही ऐसा है कि आपकी जो फाइल है वो री रेंडर होती रहे जब जब आप चेंज कर रहे हो। जब जब आप रेंडरिंग कोड चेंज कर रहे हो तब तब वो रीलोड हो जाएगा अपने आप। इज इट ओके? और मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपने लाइव सर्वर, अगर किसी और एप्लीकेशन के लिए अगर आपने पीएचपी करना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं लाइव सर्वर, पूरा लिखना, ठीक है। और आपको जो सबसे पहली मिलेगी लाइव सर्वर, इट इज़ ऑफ ऋत्विक डे की है, इस पर आप क्लिक करना। ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर अनइंस्टॉल बटन है ना, वहाँ पर आपको इंस्टॉल बटन नज़र आएगा। बस दैट्स इट, इंस्टॉल करना है। इट विल टेक टाइम टू डाउनलोड दैट एक्सटेंशन, ठीक है। छोटी सी एक्सटेंशन है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बट फिर भी 1 से 2 मिनट ले सकती है ये। इज दैट ओके? यस सर। करें, आगे करें फिर? यस सर। तो ये एक्सप्लोरर यहाँ से मैंने खोला। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कोई भी फोल्डर आप बना लो, ठीक है। कोई भी फोल्डर ई ड्राइव में बनाओ, डी ड्राइव में बनाओ। जैसे मैंने ये एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया रिएक्ट। डी ड्राइव मैंने ई ड्राइव में बनाया है, एज यू कैन सी ई ड्राइव में मैंने एक रिएक्ट नाम का फोल्डर बना दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आपने इस फोल्डर को यहाँ पे खोलना है। कैसे? ओपन फोल्डर। ये सिर्फ पहली बार करना है, इसको नोट कर लो अच्छे से। ओपन फोल्डर, जैसे रिएक्ट नाम का फोल्डर, आप अपने नाम का फोल्डर बनाओ, जैसे जो मर्जी नाम का फोल्डर बनाओ, ठीक है। तो फोल्डर बना के आपने ओपन फोल्डर करना है और ये रिएक्ट का फोल्डर यहाँ पर खुल जाएगा। इसके अंदर ऑब्वियसली अगर कुछ डाला नहीं है तो ये खाली होगा, ठीक है। एज यू कैन सी खाली है, राइट। तो आप इसमें यस सर। न्यू फाइल, न्यू फोल्डर कुछ भी बना सकते हो। बट मैं क्या यहाँ पर अब कर रहा हूँ, मेरे को अब सीधा मैं चाहता हूँ कि एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन जाए यहाँ पे, ठीक है। क्या बन जाए? रिएक्ट का प्रोजेक्ट। और उसको आप बड़े ध्यान से देखना। सेकंड थिंग मैंने क्या करनी है, ये मैं बंद करता हूँ। टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर टर्मिनल खुल जाएगा आपका। इट विल टेक सम टाइम। ये देखो यहाँ पर खुल गया, ये डायरेक्टरी भी बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने उस फोल्डर के अंदर जाना है। वैसे तो मैं इसके अंदर ही हूँ ऑलरेडी, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी डायरेक्टरी कुछ और है तो आप ऐसे, जैसे आपकी नॉर्मल डॉस की कमांड चलती है ना, वैसे आप कर सकते हो। ई ड्राइव में जाना है, फिर सीडी चेंज करनी है, रिएक्ट या आपका जो भी फोल्डर का नाम है उससे आपने अपनी उस डायरेक्टरी में आ जाना है, जो इसकी फोल्डर के अंदर आ जाना है आपने बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है सभी को? फिर आगे बताता हूँ यस सर। सभी को। यस सर। यस सर। ओके ओके। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए वैसे तो 2 वेज हैं, मैं दोनों वेज आपको बता दूंगा, पर पहले वे हम ये करते हैं npx। और ये npx, ये सारी कमांड पता कहाँ से आ रही हैं? ये node.js से आ रही हैं आपकी, ठीक है। npx create react app, create हाइफन react हाइफन app। लेट से मैंने बनानी है मेन नाम का प्रोजेक्ट बनाना है, मेन। ये मैंने किया, इसके बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, npx create react app, create हाइफन react हाइफन app,
और फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम, एंटर प्रेस किया। और नेट कनेक्टेड होना चाहिए इसके लिए। इस कमांड के लिए नेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए। एक और वे भी है जिसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इट विल टेक टाइम। मीनवाइल मैं आपको रिएक्ट के बारे में कुछ बताता हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया भी हो। और सेकेंडली, जो भी मैं आज बोल रहा हूँ ना, जो भी मैं फीचर्स बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन उसकी बोलूँगा, ये कल मैं आपको लिखवाऊँगा, डिक्टेट करवाऊँगा। ठीक है, सो दैट यू कैन हैव अ रिटन मटेरियल एज वेल। तो कल हम एक लेक्चर ऐसा डिवोट करेंगे जिसमें मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें की पॉइंट्स लिखे होंगे, और उन की पॉइंट्स को फर्दर इलेबोरेट करके आपको मैं ओके, कैपिटल लेटर, ओके, स्मॉल लेटर्स में कर देते हैं। ओके, तो अब मैं रिएक्ट के बारे में आपको पहले बताता हूँ। रिएक्ट क्या है? एक रिएक्ट फर्स्टली एक डेक्लरेटिव लैंग्वेज है या लाइब्रेरी है, या डेक्लरेटिव सिंटेक्स वाली है। डेक्लरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? पढ़िए ना अपने प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। डेक्लरेटिव का मतलब क्या होता है? बोलो बच्चे। जिसमें हम सब वेरिएबल्स को डिक्लेयर वगैरह करते, वो डेक्लरेटिव वगैरह। नहीं, डेक्लरेटिव में क्या होता है, एक होती है आपकी इम्पेरेटिव, एक होती है डेक्लरेटिव। फंक्शनल भी होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो डेक्लरेटिव में क्या होता है, वी जस्ट प्रोवाइड आवर सिस्टम दैट व्हाट वी वांट, हमें क्या चाहिए, हम बस वो बताते हैं। लेकिन बैक एंड पे वो करना कैसे है, वो सारा कौन मैनेज करेगा? वो आपका उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपका सिस्टम है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, टेक्स्ट एडिटर है, डिबगर है, वो खुद मैनेज करेगा। उसका कोड जो बैक एंड पे रन होगा वो खुद मैनेज करेगा कि ये चीज़ कैसे होगी। आपने बस कह दिया कि ये चीज़ करनी है। और ऑब्वियसली जब अगर आप रिएक्ट को देखोगे, आपने बस कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस यूज़ करने हैं। जैसे एक रेंडर मेथड होता है, आपने बस कहा रेंडर और बताया ये रेंडर करना है। अब वो कैसे रेंडर करना है, ठीक है, कब रेंडर करना है, कैसे मैनेज करना है उसका डिस्प्ले, वो सारा बैकएंड पे अपने आप रिएक्ट का एग्जीक्यूशन इंजन मैनेज करेगा। इज दैट ओके? डेक्लरेटिव का मीनिंग क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ये काफ़ी टाइम ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन योर सिस्टम स्पीड। तो आप ये देख ही रहे हो, अभी इतना हुआ है, इतना और होना है। और इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, इसका रीज़न है, इसमें बहुत सारी ऐसी, जब हम ऐसे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी ऐसी फाइल्स आ जाएंगी इसमें जो आप यूज़ नहीं करोगे। वो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट के लिए, जो जैसे कोई आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव एप्स, जैसे जीमेल हो गई, अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, जिसमें कंटिन्यूसली आपकी अपडेशंस भी होती हैं और कंटिन्यूसली उसका सर्वर के साथ कनेक्शन भी बना रहता है। तो ऐसी प्रोग्रेसिव एप्स के लिए बहुत सारी फाइल्स की ज़रूरत होती है, जेसन फाइल्स की ज़रूरत होती है। इतना आप उस पर स्ट्रेन ना डालना, मैं आपको बस ये चीज़ बता रहा हूँ कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फाइल्स भी होती हैं जो साथ में ये डाउनलोड होंगी इसके, ठीक है, जिसको हम अभी फॉर बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको स्किप करेंगे हम।
बट वो ऑब्वियसली अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो डाउनलोड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो वो सारी की सारी फाइल्स क्रिएट होंगी, ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से हम। ठीक है, अब नाउ कमिंग बैक टू द रिएक्ट इंट्रोडक्शन। रिएक्ट इज अ डेक्लरेटिव लैंग्वेज, ठीक है, दैट विल क्रिएट बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यूआई क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। वी यूज रिएक्ट टू क्रिएट बेसिक टू कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ यूआई। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, कैसा आपका पेज दिखेगा, ठीक है, वो कौन मैनेज करेगा? रिएक्ट। किसकी हेल्प से हम मैनेज करेंगे उसको? रिएक्ट की हेल्प से। मतलब दिस इज ओनली अ क्लाइंट साइड लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसमें जो सिंटेक्स यूज होगा वो क्वाइट अ बिट जावास्क्रिप्ट के साथ ही मिलता जुलता होगा। बेसिकली रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट के बने बनाए फंक्शंस, बने बनाए क्लासेस, कुछ बनी बनाई क्लासेस हैं जो जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स से बनी हुई हैं, ठीक है, और उन फाइल्स को एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है एंड द नेम इज गिवन रिएक्ट। तो उसको यूज करके हम एक एफिशिएंट यूजर इंटरफेस बनाते हैं, बस। वी विल नॉट डील विद एनी सर्वर, we will not deal with any database server, web server or any API directly using React. React का काम सिर्फ और सिर्फ आपके पेज के UI को मैनेज करना, आपके पेज की क्लाइंट साइड को मैनेज करना है, ठीक है, और पेज की स्टेट को मैनेज करना है। इज दैट ओके? दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ Yes, sir. रिएक्ट, कि रिएक्ट होती क्या है। तो इसमें इसकी डेफिनेशन में हमने 3-4 पॉइंट्स देखे हैं इसके। डेक्लरेटिव होती है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था? इफिशिएंटली यूजर इंटरफेस को बनाने का काम करती है, यूजर इंटरफेस को मैनेज करने का काम करती है ये। अब मैं इसके कुछ फीचर्स बोलता हूँ आपको। अच्छा, रिएक्ट बनाई किसने है? कौन सी कंपनी इसको मैनेज करती है? कौन सी कंपनी मैनेज करती है? जैसे .NET को माइक्रोसॉफ्ट करती है, जावा को ओरेकल करती है, रिएक्ट को कौन सी कंपनी मैनेज करती है? बोलो, कौन सी कंपनी मैनेज करती है रिएक्ट को? सर फेसबुक। फेसबुक, यस, फेसबुक मैनेज करती है रिएक्ट को, ठीक है। उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो भी उसमें इन्हांसमेंट्स हैं, जो भी उसके वर्जन्स बन रहे हैं, रिविजन्स आ रही हैं, वो सब कौन मैनेज करता है? फेसबुक मैनेज करती है। अब दूसरा, अगले आगे और बढ़ते हैं। रिएक्ट अब यूआई को कैसे मैनेज करती है? रिएक्ट यूआई को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके मैनेज करती है। इट यूजेज अ कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको जो स्क्रीन दिख रही है विजुअल स्टूडियो की, लेट अस से ये एक वेब पेज है सपोज, तो इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें? अगर आप देखो, यहाँ पर देखो, टॉप में एक हेडर है, साइड में भी एक देखो नेविगेशन है, बीच में एक बॉडी है, यहाँ पर एक फूटर है। ऐसे ही होता है वेब पेज भी, हेडर होता है, फूटर होता है, मेन्यू बार होती है, नेविगेशंस होती हैं, नेविगेशन बार होती है साइड में, लेफ्ट या राइट साइड में,
नीचे एक फूटर होता है, बीच में बॉडी होती है, ऐसे ही होता है वेब पेज ऐसे यस सर। तो एक पूरा वेब पेज एक Yes, कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे कंटेनर और होते हैं। हेडर का कंटेनर होता है, मेन्यू बार का होता है, साइड बार का होता है, फूटर का होता है और बॉडी का कंटेनर होता है। ठीक है, तो रिएक्ट क्या करती है, ये कंटेनर सारे कंटेनर अलग अलग फाइल में बनाती है। मतलब हेडर के लिए अलग कंटेनर, अलग फाइल, फूटर के लिए अलग फाइल, मेन्यू बार के लिए अलग फाइल, बॉडी के लिए अलग फाइल, और हो सकता है बॉडी के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट हो, सबके लिए अलग अलग फाइल। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके लिए अलग अलग फाइल, और उसको उठा के वो यूज़ कर लेती है एक ही पेज में। मान लो उसने 10 कंपोनेंट बनाए, 10 कंपोनेंट्स एक ही पेज में कॉल कर लिए। अब वो कैसे कॉल होते हैं, क्या उसका सिंटेक्स है, कैसे हम प्लेस करते हैं कंपोनेंट्स को, वो यहाँ पर सीखेंगे। तो इतनी चीज़ें बच्चे क्लियर हैं सभी को? यस सर। yes, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच यूज़ करती है। अब इसके कुछ फीचर्स बोलता हूँ मैं आपको। एक तो एफिशिएंट है। एफिशिएंट का क्या मतलब है कि बहुत ही लाइट वेट मैनर में ये आपके पेज को डिज़ाइन करती है, इसकी चेंजेस को हैंडल करती है। ठीक है, जब आपका पेज में कोई चेंज होता है तो सिर्फ वही कंपोनेंट चेंज होता है, सारा का सारा पेज नहीं लोड होता है दोबारा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से उसको कोड किया है, अच्छे से उसको मैनेज किया है, तो अगर छोटे से बॉडी में कोई चेंज हो रहा है तो सिर्फ बॉडी ही दोबारा लोड होगी, नेविगेशन बार भी नहीं होगी, हेडर भी नहीं होगा, फुटर भी नहीं होगा। तो एफिशिएंटली मैनेज करती है। ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन प्रोग्रामर कि उसने कोडिंग कैसे की है। तो यहाँ पर उसने देखो अब इंस्टॉल कर दिया है। इसके ऊपर आने से पहले मैं कुछ फीचर्स बता रहा था आपको। एफिशिएंट है, इसके अलावा और क्या फीचर है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब सिंटेक्स कौन सा यूज़ हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का। एंड यू नो कि क्लाइंट साइड में चीज़ों को मैनेज करने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ही रिच सिंटेक्स वाली है। ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास है, एरे है, फंक्शन है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट। तो काफ़ी रिच सिंटेक्स है इसका। इसके बाद इसमें डिबगिंग के लिए भी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसका एक फीचर और है, वर्चुअल डोम। डोम पता है ना क्या होता है? क्या होता है डोम? डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आगे इसके किस लिए यूज होता है, ये क्या है ये डोम? एक पेज में जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी उसमें कंटेंट हैं, उसका एक डोम स्ट्रक्चर बनता है, डोम ट्री बनता है। और उस डोम और पेज में चेंजेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस डोम ट्री में, उस डोम स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता है हमको। वही करते थे हम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो वहां से हम नोड को पिक करते थे, है ना, रूट से। डॉक्यूमेंट आपकी रूट है, वहां से आप नोड को पिक करते थे, एलिमेंट्स को पिक करते थे। और ठीक है, और वहीं पर आप अपडेट करते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये अपडेट करने से पहले, पेज को अपडेट करने से पहले उसका एक वर्चुअल डोम बना देती है। वर्चुअल डोम का मतलब क्या है, जैसा ओरिजिनल डोम होता है ना आपके ब्राउज़र का, वैसा ही हूबहू एक डोम आपके ट्रांसपाइलर लेवल पे, ट्रांसपाइलर होता है इसमें। जैसे आपका कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, वैसे ही एक ट्रांसपाइलर जो इसके कोड को चेंज किस करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो इसका ट्रांसपाइलर क्या करता है, वो एक वर्चुअल डोम क्रिएट करता है। मतलब कि जब भी आपने कुछ चेंज किया, एक वर्चुअल डोम बनेगा जो भी आपने चेंज किया है उसके हिसाब से। और जो वर्चुअल डोम आपका बना है उसको कंपेयर करता है कि इस टाइम पे ब्राउज़र में क्या डोम है, और उसको कंपेयर करते करते सिर्फ वो उन्हीं नोड्स को चेंज करता है या वहीं सेक्शंस में अपडेट करता है जो डिफरेंट डिफरेंट है दोनों की। मान लो
15 नोड हैं आपके वर्चुअल नोड में और 15 नोड ही हैं आपके एक्चुअल डोम में ब्राउज़र के, और उसमें से 2 ही अपडेट हुए हैं, 13 को कोई अपडेशन नहीं हुआ है 13 में। तो वो उन 13 को अपडेट नहीं करेगा या रीलोड नहीं करेगा, वो सिर्फ सिस्टमेटिकली उन 2 नोड्स में ही, उन 2 कंपोनेंट्स में ही अपडेट करेगा। इस तरीके से एफिशिएंसी भी बढ़ती है आपके प्रोग्राम की। और भी फीचर्स हैं इसके। इसमें एक लैंग्वेज यूज होती है JSX, जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट XML। उसका भी सिंटेक्स है और इजी सिंटेक्स है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसमें, HTML जैसा ही होता है वो। और इसमें जो डाटा फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि ब्राउज़र से कुछ पिक नहीं किया जाता, एक ही फ्लो में आपका जाता है। कंपोनेंट्स, टॉप ऑर्डर कंपोनेंट से नीचे की तरफ ही जाता है डाटा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता है। देयर इज ओनली वन डायरेक्शन। इसके अलावा और फीचर्स में बच्चे, इसमें इवेंट्स भी हैंडल हो जाती हैं आपकी। यू कैन हैंडल इवेंट, यू कैन इंटीग्रेट विद एनी अदर टेक्नोलॉजी। रिएक्ट को यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप PHP वेबसाइट के साथ रिएक्ट नहीं यूज़ करते। रिएक्ट कैन बी यूज विद एनी ऑफ योर टेक्नोलॉजी। PHP के साथ यूज़ करो, आप इसको .NET के साथ यूज़ करो, आप चाहे इसको जावा JSP के साथ यूज़ कर लो, सर्वलेट के साथ यूज़ कर लो, पाइथन के साथ यूज़ कर लो। इट्स अप टू यू। यू कैन integrate your React with any of these applications. Integration quite a bit easy है और मैनेज बाय फेसबुक ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ये ठीक है, क्लियर है? ऑब्वियसली डिटेल में मैं कल आपको डिक्टेट भी कराऊंगा, बताऊंगा भी और भी ज़्यादा, बट सो फार इतना क्लियर है। कोई भी पॉइंट अगर नहीं पता हो तो पूछ लो। वर्चुअल डॉम बताया मैंने, यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो बताया है, इवेंट मैनेजमेंट बताया है। इवेंट्स वही जावास्क्रिप्ट वाली इवेंट, जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी JSX लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसमें हम रेंडरिंग के लिए। सो अब देखिए आगे, अब इस प्रोजेक्ट को चलाना कैसे है। इसने ऑब्वियसली आपको यहाँ पर जब आपका प्रोजेक्ट हो जाता है ना इंस्टॉल, और ये देखो सारी प्रोजेक्ट यहाँ पर डायरेक्टरी आ गई है। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा सा कम है आज, कल हम इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या क्या फाइल कहाँ पर होती हैं और आपने कौन सी फाइल के साथ डील करना है। पहले इसको रन करना बताता हूँ मैं आपको। पहले तो आपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, तो उसने खुद ही बताया हुआ है, ये देखो CD मेन, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाओ, और ये देखो मैंने लिखा CD मेन, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चला गया। ठीक है। दूसरा उसने क्या क्या है, npm start, ये होता है पैकेज रनर। ये जो कमांड है ना, इसको बोलते हैं पैकेज रनर। स्टार्ट को बोलते हैं पैकेज रनर। ठीक है, क्लियर है बेटा? पैकेज रनर बोलते हैं इसको। तो इसकी फाइल्स में जो पैकेज रनर होगा वो रन हो जाएगा। जब मैं इसको एंटर करता हूँ, अब देखना ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, और इसकी आउटपुट शो हो जाएगी ब्राउज़र में। सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में लगानी है? नहीं, अटेंडेंस में अभी लेता हूँ, बस एक बार इसको दिखा के ना मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करवाता हूँ। ठीक है, ये अलाउ कर देना, फायरवॉल ब्लॉक करेगी आपका। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपके ब्राउज़र में ये सर्वर को स्टार्ट कर रहा है, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें खुल जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो मैं कल बताता हूँ आपको। दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। चलो मीनवाइल ये स्टार्ट होता है, ये देखो
थोड़ा सा सिस्टम स्लो होने के चांसेस हैं, so be patient। सर ये हमने किया क्या है, ये सब कुछ? ये हमने किया गया है, हमने क्या किया है, हमने एक फोल्डर बनाया जो एक वन टाइम प्रोसेस है। किसी भी ड्राइव में आप एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के अंदर आप ऑब्वियसली टर्मिनल खोलो, उस फोल्डर के अंदर जाओ, वहाँ पर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट की है, और अब उस रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने के बाद उसको रन किया है हमने। ये देखो रन हो गई। सर ठीक मेरा है। भी हो गया ये। आगे इसको कैसे अपडेट करना है, कहाँ से ये कुछ करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अटेंडेंस करवा लेते हैं आपकी पहले।